नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सैनी। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बीएड प्रथम वर्ष एवं शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप बाल्यावस्था एवं विकास की प्रक्रिया की 5वीं यूनिट से उच्च स्तरीय चिंतन के अंतर्गत चिंतन पर विस्तृत चर्चा करने के पश्चात अब हम देखते हैं समीक्षात्मक चिंतन। समीक्षात्मक चिंतन एक ऐसी योग्यता है जिससे स्पष्ट रूप से और तर्कपूर्ण तरीके से समझा जा सकता है कि उसे क्या करना है और किस पर विश्वास करना है। व्यक्ति हमेशा विवेकपूर्ण कार्य नहीं करता, कई बार स्वार्थपूर्ण तरीके से कार्य करता है। निरर्थक बातें करना, बढ़ा चढ़ा करके बातें करना अर्थात बढ़ा चढ़ा करके बातों को प्रस्तुत करना आदि। मनुष्य की क्षमता होती है कि वह निर्णय को बदल सके या पूर्व में विश्वास को धारित रख सके। अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए ही व्यक्ति प्रायः अपना बौद्धिक विकास और अवसरों को अनदेखा कर देता है। इसका कारण है कि व्यक्ति हमेशा समीक्षात्मक चिंतन का प्रयोग नहीं करता। इसलिए व्यक्ति के समीक्षात्मक चिंतन विकास का कौशल का विकास करना चाहिए, क्योंकि समीक्षात्मक चिंतन से ही व्यक्तित्व निखर करके सामने आता है और वह समाज में अहम भूमिका निभाने में सक्षम हो पाता है। अब हम देखते हैं समीक्षात्मक चिंतन की विशेषताएं। जब व्यक्ति कही सुनी बातों को अनदेखा कर देता है अर्थात सामान्य रूप से सुनी हुई बातों पर विश्वास न करके वास्तविक तथ्यों सबूतों पर विश्वास करने लगता है और संवेगों के बजाय कारणों पर विश्वास करता है, तो उसे हम तर्कसंगतता कहते हैं। नेक्स्ट, जागरूकता। जब व्यक्ति अपने अनुमानों, पूर्वाग्रहों और दृष्टिकोणों को पहचानने लगता है और अपने पूर्वाग्रहों, उद्देश्यों आदि को समीक्षात्मक चिंतन के आधार पर मूल्यांकित करने लगता है, तो उसे हम जागरूकता या आत्म जागरूकता कहते हैं। नेक्स्ट है कर्तव्यनिष्ठता। जब व्यक्ति अपने संवेगात्मक आवेगों, स्वार्थपूर्ण उद्देश्य या आत्म धोखेबाजी के तरीकों को पहचान लेता है, तो वह ईमानदारी के साथ कार्य करने लगता है, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है। नेक्स्ट, व्यापक चिंतन। जब व्यक्ति समाज में प्रचारित हो रही अलोकप्रिय बातों या विचारों पर ध्यान देने लगता है, तो वह तर्कसंगत परिणामों, निष्कर्षों का समीक्षात्मक मूल्यांकन करने लगता है और तमाम सभी संभव विचारों और दृष्टिकोणों पर ध्यान देने लगता है। समस्याओं की वैकल्पिक व्याख्याओं को भी समझने का प्रयास करने लगता है और कई व्याख्या या प्रतिमानों को स्वीकार करने लगता है। सबूतों के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर नई प्राथमिकताओं का वह चयन करता है और अपने कार्यों के पुनः मापन के लिए वह तैयार हो जाता है। ऐसी स्थिति होती है समीक्षात्मक चिंतन के अंतर्गत। अनुशासन। अनुशासन व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जब व्यक्ति अपनी क्रियाओं, ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक आदि क्रियाओं को व्यवस्थित रखता है, अनुशासित रखता है, तो वह वास्तविक तथ्यों के सबूत और उनके महत्व को पहचानने लगता है और वह वैकल्पिक अनुमानों और दृष्टिकोणों का महत्व समझने लगता है। अब हम देखते हैं समीक्षात्मक चिंतन की योग्यता वाले व्यक्ति की विशेषताएं। समस्या, वस्तुओं, क्रियाविधियों, आदतों, विचारों, कर्तव्यों, समाज, राष्ट्र आदि सभी के व्यवहारों का जब व्यक्ति समीक्षात्मक चिंतन करने लगता है, साथ ही साथ स्वयं का भी समीक्षात्मक चिंतन करने लगता है,
तो उसे हम समीक्षात्मक चिंतन वाला बालक कहते हैं। अब हम देखते हैं समीक्षात्मक चिंतन की योग्यता वाले व्यक्ति की विशेषताएं। तार्किक क्षमता। समीक्षात्मक चिंतन वाले बालक विचारों के मध्य तार्किक चिंतन को सहज भाव से समझने में सक्षम होते हैं और अपने विचारों को सही ढंग से तार्किक रूप से प्रस्तुत करने में भी सक्षम होते हैं। मूल्यांकन की क्षमता। समीक्षात्मक बालक तर्कों को सहज भाव से समझते हैं और वस्तुओं, क्रियाओं आदि का मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट, त्रुटियों की पहचान। समीक्षात्मक बालक चिंतन की अपर्याप्तता एवं चिंतन की त्रुटियों को आसानी से समझ जाता है और सही ढंग से या सहजता से उन त्रुटियों का निवारण करने का भी प्रयास करता है। नेक्स्ट, समस्या समाधान की क्षमता। समीक्षात्मक चिंतन बालक किसी भी समस्या का सहजता से, आसानी से या बिना किसी तनाव के समाधान करने में सक्षम होते हैं। ये जितनी भी समस्याएं इनके सामने उपस्थित होती हैं, उन सभी समस्याओं का ये क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट, विचारों की उपादेयता। समीक्षात्मक चिंतन वाले बालक व्यक्ति के बाह्य आवरण, आडंबर युक्त आवरण के स्थान पर उसके विचारों की उपादेयता को महत्व देने वाले होते हैं। नेक्स्ट, कुशल प्रदर्शन। समीक्षात्मक बालक अपने विचारों, कुशलताओं, वस्तुओं, निर्माणों, क्रियाविधियों आदि का पूर्ण विश्वास के साथ मूल्यांकित करते हुए कुशल प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं। समीक्षात्मक चिंतन का महत्व। अन्य विषयों से संबंध। शिक्षा के क्षेत्र में समीक्षात्मक चिंतन का विशिष्ट महत्व है। समीक्षात्मक चिंतन विद्यार्थी या व्यक्ति को उसके विषय तक सीमित न रखते हुए उसे अन्य विषयों में भी सफल बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट, समस्या के व्यवस्थित समाधान स्थापित करना। समीक्षात्मक चिंतन की योग्यता समस्याओं के क्रमबद्ध व्यवस्थित समाधान निकालने में सहायता करता है। नेक्स्ट, व्यवस्थित चिंतन। समीक्षात्मक चिंतन किसी भी वस्तु या क्रिया या समस्या के प्रति जब चिंतन प्रक्रिया की जाती है तो वह उसको व्यवस्थित रूप में चिंतन करने में सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट, तार्किक विश्लेषण की क्षमता का विकास। चिंतन के माध्यम से व्यक्ति किसी भी समस्या आदि के अनेक उपाय खोजता है, किंतु समीक्षात्मक चिंतन के माध्यम से वह उन सभी उपायों का विश्लेषण करता है और उपयुक्त उपाय का चुनाव करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट, अवबोध। विश्व में हो रहे विविध क्षेत्रों में परिवर्तनों के दौर में प्रभावकारी ढंग से सामंजस्य स्थापित करने का अवबोध समीक्षात्मक चिंतन का ही परिणाम है। नेक्स्ट, सृजनात्मकता का विकास। समस्या के रचनात्मक समाधान करने के लिए केवल नवीन विचारों की आवश्यकता नहीं होती, अपितु यह भी जानने की आवश्यकता होती है कि नवीन विचार किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होंगे, समसामयिक होंगे। समीक्षात्मक चिंतन के द्वारा नए विचारों का मूल्यांकन और आवश्यकता के अनुरूप उनमें संशोधन और परिवर्तन करने की क्षमता समीक्षात्मक चिंतन से ही विकसित होती है। नेक्स्ट, जीवन को सार्थक बनाना। व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने विश्वास और निर्णयों को उच्च कोटि का बनाना चाहता है। आत्म मूल्यांकन। जब व्यक्ति स्वयं का आत्म मूल्यांकन करता है
तो वह कई बार अपने किसी एक दो पक्षों की अवहेलना कर देता है। उस समय यदि व्यक्ति स्वयं का समीक्षात्मक मूल्यांकन करने में सफल होता है तो वह अपने विचारों को सुदृढ़ कर सकता है और रचनात्मक कार्यों की ओर प्रवृत्त हो सकता है। इसके अलावा समीक्षात्मक चिंतन मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने, प्रजातंत्रीय व्यवहार को नियंत्रित करने में भी सक्षम होता है। अब हम देखते हैं समीक्षात्मक चिंतन और शिक्षा। बालक में समीक्षात्मक चिंतन विकसित करने में अध्यापक की अहम भूमिका होती है। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वो निम्न बिंदुओं पर ध्यान देकर के बालकों को विकसित करे। अवसर प्रदान करना। अध्यापक को चाहिए कि वो बालक को क्रिया करने के लिए, तार्किकपूर्ण विचार व्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट, प्रोत्साहित करना। बालक के द्वारा किए गए अच्छे चिंतनपूर्ण कार्यों के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट, सक्रिय बनाए रखना। बालक को हमेशा क्रियाशील रखना चाहिए, उसे निष्क्रिय नहीं बनाना चाहिए। जैसे कक्षाओं में कई बार बालक निष्क्रिय हो जाते हैं और अध्यापक की केवल वार्तालाप सुनते रहते हैं या उनके विचार सुनते रहते हैं। नेक्स्ट, रटन प्रवृत्ति को हटाना। बालकों में आजकल एक सामान्य प्रवृत्ति देखी जाती है कि वो विषय को समझने के स्थान पर उसे रट लेते हैं। तो अध्यापक को वहाँ बालक की रटन प्रवृत्ति की जो आदत है उससे हटाना चाहिए और बालक को विषय को कैसे समझना चाहिए और उसके सभी पक्षों को ध्यान से समझने की योग्यता और उस समझे हुए ज्ञान का अन्यत्र स्थानांतरण करने की योग्यता का भी विकास करना चाहिए। नेक्स्ट, शब्द भंडार में वृद्धि। भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसमें शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक के शब्द भंडार में वृद्धि करना आवश्यक होता है क्योंकि एक ही क्रिया के लिए विविध प्रकार के शब्दों और एक ही शब्द के विविध अर्थ होते हैं। जब वह किसी विषय वस्तु या समस्या को समझना चाहता है तो उसे शब्द भंडार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, भाषा का विकास। नेक्स्ट, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। समीक्षात्मक चिंतन के विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं वाद विवाद, प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी, समूह चर्चा, दल शिक्षण आदि विविध प्रकार की चर्चाओं के साथ साथ खेल कूद आदि का भी आयोजन किया जाना चाहिए ताकि बालक में समीक्षात्मक चिंतन का विकास हो सके। नेक्स्ट, स्वतंत्र अभिव्यक्ति। बालक को किसी दबाव में नहीं रखना चाहिए, उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उसके विचारों को सहजता से सुनना चाहिए। जब तक हम बालक के विचारों को नहीं सुनेंगे तो वह अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं कर पाता और जब हम उसके विचारों को जानेंगे ही नहीं तो उनमें हम संशोधन या सुझाव नहीं दे सकते। नेक्स्ट है लक्ष्य निर्धारण। जीवन में आगे बढ़ने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को लक्ष्य का निर्धारण करना आवश्यक है। तो बालक को लक्ष्य निर्धारण करते समय स्वयं की योग्यताओं, क्षमताओं आदि का ध्यान रखना होता है और इन सब से अवगत कराने में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज यहीं तक। नमस्कार।